हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हुए एनायंस की हम बात कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रोजोफिल ग्रुप में हमें एनायंस पढ़ने थे क्लोराइड आयन, जो कि हम पढ़ चुके हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट एनायन था क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़े हैं, दे आर सिमिलर इन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन ऑल्सो। हालांकि कुछ कलर चेंजेस ऑफ द प्रेसिपिटेट जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा अंतर होता है इन कंपैरिजन टू द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ I- ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड ऑल दैट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Cl2, Br2, I2, तो उनकी वजह से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो कोई टेस्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट भी आएगा विच इज़ डिफरेंट फॉर ब्रोमाइड आयन एंड विच इज़ नॉट गिवन बाई क्लोराइड आयन, तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मैनी ऑफ द टेस्ट, मैनी ऑफ द रिएक्शंस आर क्वाइट सिमिलर बिटवीन क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। जैसे कि हमने कहा कि कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफिल ग्रुप में वी हैव टू स्टडी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट आयन। तो दीज आर द आयन्स वी आर गोइंग टू स्टडी। क्लोराइड पढ़ चुके हैं, लिखेंगे ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन की रिएक्शंस देखें। नाउ कंटिन्यूइंग इन द सिमिलर फैशन, मान लो ये बी ले लो, कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफिल ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी। तो ब्रोमाइड आयन, अब ब्रोमाइड आयन में आप जानते हो जो ग्रुप रिएजेंट है वो कंसंट्रेट H2SO4 है। कंसंट्रेट H2SO4 इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयन इनटू Br2। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो ब्रोमाइड आयन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है एंड कन्वर्ट टू द ब्रोमाइड। हालांकि SO2 भी लिबरेट होता है। सो दिस इज रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। अच्छा, these fumes are characterized by these fumes इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनको कैरेक्टराइज करते हैं या पहचान सकते हैं बाय इट्स इरिटेटिंग स्मेल, बाय इट्स इरिटेटिंग स्मेल। अब बात यही आती है कि इरिटेटिंग स्मेल सूंघेंगे तो है नहीं, सूंघना इज नॉट अ डिजायरेबल कंडीशन एंड नॉट एडवाइज्ड ऑल्सो, क्योंकि बट फिर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है तो पता तो होनी चाहिए। अब चूंकि ब्रोमीन जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इट ब्लीचेस द लिटमस पेपर, ब्लीचेस लिटमस पेपर ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। ब्लीचेस लिटमस पेपर ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अपनी ऑक्सीडाइजिंग पावर के कारण लिटमस पेपर को ब्लीच करता है। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये स्टार्च आयोडाइड पेपर है। पहले तो स्टार्च पेपर के लिए देखो, आपने एक बात पढ़ी हुई है कि आयोडीन के लिए स्टार्च एक इंडिकेटर है और स्टार्च के साथ जब I2 रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक स्पॉट्स या ब्लू ब्लैक PPT या कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि Br2 टर्न्स स्टार्च पेपर, स्टार्च आयोडाइड नहीं, स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड। इंपॉर्टेंट, यहीं पे I2 टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू ब्लैक या ब्लैक और ब्लू ब्लैक। यहीं पे एक और पॉइंट, अच्छा सुनो, मैं सारी बात बताता हूं आपको। Br2 टर्न्स स्टार्च KI पेपर ब्लू ब्लैक, बट स्लोली। एक बार देखो, ये कट तो नहीं रहा राइट साइड में, स्लोली नहीं ठीक है। देखो कई इंपॉर्टेंट बातें आ गई यहाँ, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कहीं तो ऑरेंज रेड करा रहे हैं, कहीं ब्लू ब्लैक करा रहे हैं, ये है क्या? सुनो, Br2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रेड कलर का, लाल रंग का ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है, विच इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑफ कोर्स नॉट एज गुड एज क्लोरीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर इज ए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कंपेयर टू क्लोरीन वाटर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर होता है। F2 इज मच मोर, मैंने पहले ही बताया भी था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। F2 तो बहुत ही पावरफुल, पूरी पीरियोडिक टेबल में अमंग द एलिमेंट्स इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। ये इसमें इतनी ताकत होती है कि पानी को भी नहीं छोड़ता, पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू O2। क्लोरीन वाटर इज ऑल्सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाल रंग का सोल्यूशन होता है ये। एंड आयोडीन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम यही तो बात कर रहे हैं जी, जो ब्रोमीन मिला है, एक तो इसकी स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग स्मेल, ब्लीचेस लिटमस पेपर ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। ब्रोमीन Br2 टर्न्स स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड। आयोडीन टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लैक और ब्लू ब्लैक। ब्रोमीन टर्न्स स्टार्च Ki पेपर ब्लू ब्लैक, स्लोली करता है ये। अंतर है दोनों में, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट। ब्रोमीन टर्न्स स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड, बट स्टार्च आयोडाइड पेपर है तो ब्रोमीन पहले Ki से रिएक्शन करेगा, I2 बनाएगा, और I2 स्टार्च के साथ कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक। तो व्हाट इज अ रिएक्शन? मैं रिएक्शन लिखूंगा, पहले यहां तक की बात नोट करो, मैं ऊपर ये पोर्शन थोड़ा हटाऊंगा अभी। देखिए क्या बात कह रहे हैं, इस वाले रिएक्शन को अगर हम लें तो वी विल से दैट Ki जो है उसके साथ जब ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I माइनस एक रिड्यूसिंग एजेंट है। I2 इज फॉर्म प्लस Br माइनस, और ये I2 स्टार्च के साथ कौन सा कलर देगा? ब्लू ब्लैक। यही तो पॉइंट था। अगर ब्रोमीन केवल स्टार्च से रिएक्शन कर रहा है तो विल गिव ऑरेंज रेड। आयोडीन केवल स्टार्च से रिएक्शन कर रहा है तो देगा ब्लू ब्लैक। मगर ब्रोमीन जब स्टार्च Ki से रिएक्शन करेगा तो वो स्टार्च से रिएक्शन करने से पहले किससे रिएक्शन करेगा? Ki को किस में कन्वर्ट करेगा? I2 में। फिर Br2 तो बचा ही नहीं, और I2 विल रिएक्ट विद द स्टार्च टू फॉर्म ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक कलर विल बी, एडसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। तो ब्लू ब्लैक एडसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। गाइज ये था। अच्छा, और कैरेक्टरिस्टिक ये पहचान कर रहे थे हम, कैसे पहचान करें? Br2 टर्न्स द डाई फ्लोरोसीन इनटू रेड। जैसे फ्लोरोसेंट डाई होती है, स्पेलिंग सही है ना? FLUO फ्लोरेसीन, SCEIN, हाँ, फ्लोरेसीन डाई। आप इसे क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, ब्लीच कर दिया, वाइट हो गया। मार्कर चेंज करता हूं। फ्लोरेसेंट डाई है, क्लोरीन है, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि उसको ब्लीच कर देगा। बट ब्रोमीन कन्वर्ट्स इनटू रेड, आयोडीन कन्वर्ट्स इनटू वॉयलेट। याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेसेंट डाई लो जरा सी, उसमें से क्लोरीन मिला दो थोड़ा सा तो ब्लीच कर देगा, वाइट कर देगा, और ब्रोमीन मिलाओ तो लाल हो जाएगा, और I2 मिलाओ तो वॉयलेट हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यू शुड रिमेंबर। अच्छा, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा एज ए नोट। क्या नोट? मैं ये नीचे वाले पॉइंट्स हटा रहा हूं, केवल आखिरी वाली लाइन छोड़ूंगा उसके बेसिस पर। ब्रोमीन वेपर्स का कलर क्या है? बतलाओ क्या है?
ब्रोमीन वेपर्स का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है, और रेडिश ब्राउन तो एक और वेपर्स हैं, एक और गैस है जो कि आपके सिलेबस में है, खूब जोर शोर से पूछी जाती है क्वेश्चंस के रूप में। कौन? NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वेपर्स हैं या गैस है दैट इज रेडिश ब्राउन। Br2 इज ऑल्सो रेडिश ब्राउन। अब जो गैस निकल के आ रही है उसके माथे पर थोड़ी लिखा हुआ है कि मैं Br2 हूँ या NO2 हूँ। तो जब वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व हुई Br2 की थी, Br2 तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि वो Br2 की थी? तो हमने देखा कि ब्रोमीन टर्न्स स्टार्च Ki पेपर ब्लू ब्लैक बट स्लोली, बट NO2 वो भी रेडिश ब्राउन है, तो डिस्टिंक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो NO2 अगर Ki सॉल्यूशन स्टार्च Ki सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो इट वेरी क्विकली कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक ब्लू ब्लैक। तो याद रखो NO2 टर्न्स स्टार्च Ki सॉल्यूशन blue black quickly, but Br2 turns starch Ki solution blue black slowly। सुन लो, NO2 टर्न्स स्टार्च Ki सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक क्विकली, जबकि Br2 टर्न्स स्टार्च Ki सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक स्लोली। ये डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन Br2 एंड NO2 वेपर्स। अरे दोनों का रंग सेम है, बोथ आर रेडिश ब्राउन, बोथ रेडिश ब्राउन हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? स्टार्च आयोडाइड के सॉल्यूशन से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्विकली इफ इट बिकम्स ब्लैक NO2, और थोड़ा समय लगाए, स्लोली करे, इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स देन इट इज Br2 वेपर्स। क्यों? बिकॉज NO2 इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Br2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखेंगे। तो गाइज ये कुछ फीचर्स थे, कुछ पॉइंट्स थे। ये पहली रिएक्शन थी कंसंट्रेट H2SO4, उसके ये कंफर्मेटरी टेस्ट थे ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन वेपर्स के लिए, रेडिश ब्राउन वेपर्स के लिए। पूरी बात नोट करो, आगे के टेस्ट की बात करेंगे, नोट इट डाउन। सेकेंड, यही MnO2 प्लस एसिडिक मीडियम में, वो मान लो जो टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर ब्रोमाइड आयन थे, उसमें अगर पिंच ऑफ MnO2 इज एडेड इन द अबव टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन, इवोल्यूशन ऑफ द फ्यूम्स इज इंटेंसिफाइड व्हेन अ पिंच ऑफ मतलब चुटकी भर, थोड़ा सा, व्हेन अ पिंच ऑफ MnO2 is added in test tube containing bromide ion, intensity of fumes increase। ऑब्वियसली MnO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा Br2 में, फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड आउट एंड Mn2+। ये क्लोराइड आयन के लिए भी एप्लीकेबल थी ये रिएक्शन। थर्ड, अब ये तो बड़े कॉमन रिएजेंट हैं, जैसे एनायंस के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर आयन के साथ में ब्रोमाइड आयन, आप सब जानते हो, अब सीख चुके हो, AgBr, दिस इज पेल येलो, PPT इज फॉर्म। कहाँ कहाँ घुलता है वो ग्रिड बना चुका हूँ मैं, एक टेबल बना के बताया था मैंने कि AgCl, AgBr, AgI कहाँ कहाँ घुल जाते हैं, डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, कंसनट्रेट एक्वस अमोनिया, KCN सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन, टॉक्ड अबाउट। क्लोराइड आयन के अंदर सब बात कर लिया, अब दोबारा रिपीटिशन नहीं चलेगा। लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराओ, तो लेड आयन ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर टेस्टिंग एनायंस। ब्रोमाइड आयन के साथ PbBr2 का ये एक वाइट PPT मिलता है,
अच्छा, इस पीपीटी की खास बात है PbBr2 की, PbCl2, PbBr2, PbI2 की, तीनों की खास बात है क्या, ये ठंडे पानी में नहीं घुलते बट बॉइलिंग वाटर में दे डिजॉल्व इन हॉट वाटर, हॉट और बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर में दे डिजॉल्व, सो लाइक दैट यू से फर्दर रिएक्शंस। अब ये सब रिपीटेटिव है, ये रिपीट हो रहे हैं सब चीज़ें, अब कुछ नया नहीं है इन सब में। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मतलब रिएक्शन विद, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट तो नहीं देता ये, रिएक्शन विद K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो ध्यान दो, K2Cr2O7 के साथ में ब्रोमाइड आयन Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कन्वर्ट्स इनटू Br2, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड आउट। Reddish brown fumes are evolved out. No, it does not give the test like chromyl chloride test. Chromyl bromide जैसा कुछ भी नहीं बनता, redox रिएक्शन है ये। अच्छा, एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, IIT JEE में आई हुई भी है, इसको ऐसे नोट करके लिख भी लो। वैसे तो ये पॉइंट डी ब्लॉक में आएगा आपके सामने। K2Cr2O7 जो है वो जिंदा जब ही रहता है जब मीडियम एसिडिक हो, मीडियम एसिडिक होगा तो वो जिंदा रहेगा K2Cr2O7, और यदि मीडियम बेसिक हो गया तो K2Cr2O7 कन्वर्ट्स इनटू K2CrO4 और क्रोमेट आयन। तो याद रखो, ये जो Cr2O7 2 माइनस है, अगर मीडियम बेसिक कर दिया तो इट कन्वर्ट्स टू CrO4 2 माइनस, और एसिडिक कर दिया तो वापस इट कन्वर्ट्स टू डाइक्रोमेट आयन। सो दिस इज डाइक्रोमेट एंड दिस इज क्रोमेट। डाइक्रोमेट और क्रोमेट है ये, और ये सॉल्यूशन होता है ऑरेंज रेड, एंड दिस इज येलो सॉल्यूशन। नहीं, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, दिस इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज +6, बस मीडियम का अंतर है। अगर आप K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज द एसिडिक मीडियम। एन एसिडिक मीडियम कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ HCl, नो प्रॉब्लम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पॉइंट। ये JEE मेन में आया हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है JEE मेन में। नोट करो गाइस ये रिएक्शन। अब बात आती है कि सर वो क्लोरीन के हिस्से में एक ऐसा टेस्ट आया विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्रोमाइल क्लोराइड वेपर टेस्ट। लाल रंग की खूनी लाल, खून जैसी लाल डीप रेड वेपर्स आर इवॉल्व्ड आउट। ये ब्रोमाइड के हिस्से में भी कुछ आएगा क्या ऐसा जो क्लोराइड शो ना कर सके? कहीं तो ब्रोमीन भी या ब्रोमाइड आयन भी एक्सक्लूसिविटी फील करे, नहीं आई एम डिफरेंट फ्रॉम क्लोराइड आयन, आई एम एक्सक्लूसिव। तो ऐसी एक्सक्लूसिवनेस कहाँ से आए? हेग टेस्ट, व्हाट? लेयर टेस्ट। हेग टेस्ट, व्हाट? लेयर टेस्ट, विच इज शोन बाई ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, नॉट बाई क्लोराइड आयन। तो नेक्स्ट लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज मेकिंग द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डिफरेंट फ्रॉम क्लोराइड आयन, दैट इज लेयर टेस्ट। तो हेडिंग लिखो लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट परफॉर्म कराते हैं विद क्लोरीन वाटर। पूरी बात नोट करो पहले, इसको नोट इट डाउन। नंबर कौन सा है देख लेना, 5 6, चलो 6 डालते हैं, देख लेना आप। लेयर टेस्ट विद क्लोरीन वाटर एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है, डिस्टिंक्शन फ्रॉम क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ये टेस्ट नहीं देता, इनफैक्ट Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, मान लो ये ब्रोमाइड आयन का सॉल्यूशन है, क्लोरीन वाटर Cl2 वाटर एडेड ड्रॉप वाइज। ब्रोमाइड आयन के सॉल्यूशन में आप क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज ऐड करते हो
तो ड्रॉप वाइज अब ऐड करते हो तो ब्रोमाइड आयन कन्वर्ट्स इनटू द Br2 aqueous प्लस Cl माइनस. दिस इज ऑरेंज रेड solution forms. Add 1-2 ml of chloroform, CHCl3 or CS2 or CCl4 organic solvent. 1-2 ml आप ब्रोमीन रेड सॉल्यूशन बन जाता है, 2-3 ml मिला दो तो बीकर के अंदर या मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं. दिस इज aqueous clear layer. This is a reddish brown organic layer. Containing bromine. देखो भैया ये है टेस्ट. बिल्कुल 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं. CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म ये पानी के साथ मिक्स नहीं होते, ये अलग लेयर बनाते हैं. टेस्ट क्या है? क्लोरीन वाटर से टेस्ट कराते हैं. ब्रोमाइड आयन का सॉल्यूशन है. क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज ऐड करते जाओ, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते जाओगे, सॉल्यूशन ऑरेंज रेड हो जाएगा. ऑब्वियसली ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन होता है वो लाल रंग का सॉल्यूशन होता है. ऑरेंज रेड सॉल्यूशन फॉर्म्स, पूरा सॉल्यूशन ऑरेंज रेड हो गया, एक्वस सॉल्यूशन है वो. बट उसमें 2-3 ml, 1-2 ml की जगह 2-3 भी कर दो चलेगा. कोई ये ना पूछता तुमसे कि 1-2 ml मिलाया था या 2-3. ऐसा क्वेश्चन ना आएगा आपके सामने कि व्हेन layer test is performed for bromide ion with the help of the chlorine water after the formation of the orange red solution, how much of the chloroform is added? 1-2 ml, 2-3 ml, 1.1 से 2.2 ml. पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी पूछते हैं. तो 2-3 ml of the chloroform या 1-3 ml of chloroform और कार्बन डाइसल्फाइड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज एडेड. ध्यान दो, ब्रोमीन है, नॉन पोलर है. नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ब्रोमीन की आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ब्रोमीन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन और CCl4. तो वो जितना भी ब्रोमीन घुला हुआ था पानी के अंदर वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक लेयर में शिफ्ट हो जाता है. और ऑर्गेनिक लेयर जो बन रही है यहाँ CCl4 की, दैट इज डेंसर लेयर देन वाटर. तो वाटर ऊपर इकट्ठा हो गया, ऑर्गेनिक लेयर नीचे आ गई, सारा ब्रोमीन उसके अंदर आ गया और ब्रोमीन ने पूरी लेयर को क्या बना दिया? रेडिश ब्राउन. तो 2 अलग अलग लेयर साफ दिखती हैं. कांच की टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर नीचे वाली लेयर जो है वो दिखती है रेडिश ब्राउन, ऊपर वाली लेयर एक्वस क्लीन लेयर दिखती है. एंड दिस इज कॉल्ड, जो 2 डिफरेंट लेयर्स आर फॉर्म्ड. डिस्टिंक्शन टेस्ट फ्रॉम क्लोराइड आयन, दिस इज कॉल्ड लेयर टेस्ट. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, लेयर्स अलग अलग क्यों बनी? एक तो ये घुलते नहीं हैं, और दूसरा ब्रोमीन बीइंग नॉन पोलर इन नेचर, Br2 being non-polar in nature become non-polar nature are less soluble in water and become more soluble in organic solvent like CHCl3. इस तरीके से 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं. टेस्ट कंप्लीट हुआ. यहां पर सावधान, कॉशन, टेस्ट करते समय सावधान, कॉशन, सावधान. 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट. कॉशन क्या? सावधान ये रहना है कि नेवर ऐड एक्सेस ऑफ द ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर लार्ज अमाउंट में नहीं मिलाना है. सॉरी, क्लोरीन वाटर लार्ज अमाउंट में नहीं बनाया. क्लोरीन वाटर इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो ब्रोमाइड को ब्रोमीन में तो कन्वर्ट करता ही है, इस Br2 को भी नहीं छोड़ेगा.
इसको भी निपटा के ऊपर पहुंचाएगा ब्रोमीन मोनोक्लोराइड में, येलो सॉल्यूशन फॉर्म्स। नेवर ऐड excess of chlorine water, never add excess of chlorine water as it will oxidize Br2 into yellow solution of bromine monochloride। तो अगर ये ब्रोमीन है Cl2 अगर एक्सेस में मिला दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि BrCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, येलो सॉल्यूशन, दिस विल फॉर्म। और फिर जब ब्रोमीन नहीं बचा तो लेयर्स नहीं बनेंगी एंड लेयर टेस्ट विल बी सेड टू बी फेल्ड। लेयर टेस्ट फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का रहना जरूरी है ताकि जब आप क्लोरोफॉर्म मिलाओ या आप CS2 कार्बन डाइसल्फाइड मिलाओ तो दो अलग अलग लेयर में ये डिवाइड हो पाए। सो इट इज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट फ्रॉम क्लोराइड आयन। अच्छा, ये लेयर टेस्ट ब्रोमाइड आयन देता है तो आयोडाइड आयन भी देगा। आयोडाइड तो और ज़्यादा नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो है ही, बट उसमें तो पानी की सॉल्युबिलिटी, पानी में सॉल्युबिलिटी और भी कम है और वो ऑर्गेनिक लेयर में और ज़्यादा घुलता है। वेरी डिस्टिंक्टिव violet layer is formed. Similar kind of test will be there that we will see in आयोडाइड आयन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ग्रुप का नेक्स्ट आयन कौन सा, आयोडाइड आयन। कंसेंट्रेट H2SO4 ग्रुप में हम बात कर चुके हैं क्लोराइड आयन की, ब्रोमाइड आयन की, एंड नाउ वी शैल टेक अप आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयंस, नाइट्रेट आयन एंड ऑक्सिलेट आयन, दीज थ्री आयंस वी हैव टू टेक इट नाउ। तो चलिए बात करेंगे उसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए। यहाँ पर मान लो C जो आयन है I- है और इसका ग्रुप रिएजेंट कौन है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ जब वार्म करते हैं सॉल्यूशन को कंटेनिंग आयोडाइड आयन, देन वॉयलेट कलर पंजेंट स्मेलिंग फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो पंजेंट स्मेलिंग वॉयलेट फ्यूम्स और वेपर्स इवॉल्व। तो वॉयलेट कलर की फ्यूम्स इवॉल्व होती हैं along with some amount of मान लो H2S, SO2 इस तरह और सल्फर का PPT एटसेट्रा। तो along with some amount of H2S, SO2 ये भी इवॉल्व हो जाते हैं। तो मेन रिएक्शन तो यही होती है कि आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ थोड़ा सा हीट करते हैं, वार्म करते हैं, तो पंजेंट स्मेलिंग फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड I2 प्लस SO2, सो लाइक दैट। बट अलॉन्ग विद दैट थोड़ा बहुत अमाउंट में H2S या सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर सकता है H2SO4 से, तो सल्फर का PPT, दिस कैन ऑल्सो इवॉल्व। वो कोई बड़ी बात नहीं है। HI ऑल्सो में इवॉल्व, HI also may evolve. So this is the important thing। और ये जो I2 है, I2 टर्न्स, आपको याद ही है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है I2 का, I2 टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू और ब्लू ब्लैक। तो I2 टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लैक। तो स्टार्च पेपर को इट टर्न्स ब्लैक, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, और ब्लू ब्लैक। तो स्टार्च पेपर इज टर्न्ड ब्लू और ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक बोल दो। सो लाइक दैट यू से, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा, ये बात हमने पहले भी कही है कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मच मोर पावरफुल देन कंसेंट्रेट H2SO4। और कॉन्सेंट्रेट H3PO4 में कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं होती, वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसको तो मच ग्रेटर देन साइन करो, नो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। तो अगर मान लो I- सोल्यूशन में अगर कंसेंट्रेट
H3PO4 से रिएक्शन कराओगे ना तो वो HI की वेपर्स को इवॉल्व कर देगा प्लस H2PO4 माइनस I2 विल नॉट बी इवॉल्व क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं है। H3PO4 ये पहले ही बता चुके हैं हम, चाहे वो क्लोराइड आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो, आयोडाइड आयन हो, कॉन्सेंट्रेट H3PO4 से रिएक्शन कराओगे कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं है। HCl की वेपर्स या HBr की वेपर्स या HI की वेपर्स ओनली विल इवॉल्व, ये केवल एसिडिफिकेशन करेगा और वेपर्स इवॉल्व करेगा ऑफ HCl, HBr एंड HI बट विल नॉट ऑक्सीडाइज I-2 I2। HI बनेगा, हाँ कंसंट्रेट H2O4 हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म I2 एज ए मेजर प्रोडक्ट, बट साथ में सब HI, H2S, SO2 ये भी इवॉल्व हो सकते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, यू शुड रिमेंबर। नोट करें पूरी बात। नाउ सेकंड टेस्ट, अब ये कॉमन टेस्ट है, हमने कहा भी था MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, हाइड्रेटेड मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। A pinch of MnO2 when added into the test tube containing iodide ion in presence of H2SO4, evolution of the deep violet fumes increase। क्यों? MnO2 is a good oxidizing agent। तो सेकंड, when मतलब उसी ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें I- था, अगर आप when a pinch of MnO2 is added in test tube containing I-, intensity of fumes, intensity of violet fumes इंक्रीज, फ्यूम्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। रिएक्शन क्या हुई? MnO2 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में इट ऑक्सीडाइजेज I-2 I2 प्लस Mn2 प्लस, सो लाइक दैट। तो लाइक दैट यू से अगर H2SO4 है तो MnSO4 विल फॉर्म, जो कि डिजॉल्व सॉल्युबल रहता है इन द फॉर्म ऑफ Mn2 प्लस एंड SO4 माइनस। तो ये कॉमन रिएक्शन है जो क्लोराइड वाले में भी थी, ब्रोमाइड में भी और आयोडाइड में भी। मैनी ऑफ द रिएक्शंस आर कॉमन इन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थर्ड। अब ये बड़े फेमस से कॉमन रिएजेंट हैं, सिल्वर नाइट्रेट, मोस्ट ऑफ द एनायंस की टेस्टिंग में काम आता है। सिल्वर आयन आयोडाइड के साथ AgI का येलो PPT बनाता है, ब्राइट येलो PPT। कहाँ कहाँ घुलता है वो हम पढ़ चुके हैं, अब नहीं करेंगे बात। लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएं तो लेड आयन के साथ में I- रिएक्ट्स टू फॉर्म PbI2 विच इज येलो PPT, और इन सब PbCl2, PbBr2, PbI2 इनकी खास बात है ठंडे पानी में नहीं घुलते सॉरी, बट बिकम सॉल्युबल इन द बॉइलिंग वाटर, सॉल्युबल इन boiling water। Then comes another important reaction। ये important है, इसको ध्यान दें, important तो सभी हैं बट ये सब रिपीट हो रही है एक तरीके से। Another important reaction is HgCl2 के साथ रिएक्शन। ये एक पॉइजन होता है HgCl2, थोड़ा केयरफुली डील करना होता है। तो Pb2 प्लस HgCl2 के साथ HgCl2 एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब I- की रिएक्शन कराते हैं तो HgI2 का डीप रेड और स्कारलेट रेड PPT इज ऑब्टेन। बिल्कुल डीप रेड PPT इज ऑब्टेन क्लोराइड आयन, बट अगर एक्सेस में डिसॉल्व करा दें तो इट डिसॉल्व्स। I- एक्सेस में रिएक्शन करा दो
तो ये बनता है HgI4 2-। तो colorless solution of HgI4 2- is obtained. It forms the complex, dissolves in excess of पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और I- HgI2 कॉम्प्लेक्स बना लेता है कलरलेस। ये स्कारलेट रेड भी। अच्छा, ये दो कलर बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। HgCl2, HgI2 is deep red and Hg2I2 is green. HgI2 is deep red PPT and Hg2I2 is green PPT, ये याद रखना आप, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसकी खास बात है ये HgI4 2-, पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है इसका वो नेस्लर्स रिएजेंट कहलाता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर टेस्टिंग अमोनिया या अमोनियम आयंस। इसको भी लिखेंगे, पहले ये ऊपर की बात पूरी नोट करो, जरा एक बार लिखो तो सही। क्या पॉइंट? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 is called Nessler's reagent. जब क्वालिटेटिव कैटायंस आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाएगा जीरो ग्रुप में, अमोनिया की टेस्टिंग में, अमोनियम आयन की टेस्टिंग में। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द K2HgI4 is called Nessler's reagent, which is used for testing ammonia, अमोनियम आयंस। तो अमोनिया और अमोनियम आयन की टेस्टिंग में इट इज वेरी मच यूजफुल। तो इस तरीके से बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अमोनिया, अमोनियम आयन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी याद रखना है। नाउ ये कौन सी रिएक्शंस थी? पहली थी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में ग्रुप रिएजेंट था, उसके बाद हमने MnO2 वाली सेकंड, फिर AgCl वाली थर्ड, सिल्वर नाइट्रेट वाली, और फोर्थ वाली पढ़ी थी, नंबर भूल गया मैं, लेड वाली, लेड आयन, और फिफ्थ था शायद HgCl2 सिक्स्थ। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओ तो नाइट्राइट आयन एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और I- को ऑक्सीडाइज करता है I2 में, प्लस NO इज इवॉल्व्ड आउट। देन कम्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कभी भी आयोडीन का एस्टिमेशन करना हो तो वी यूज एक तरीके से जो कॉपर सल्फेट हाइपो सॉल्यूशन, और ये I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जब रिएक्शन कराते हैं, कॉपर 2+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है। CuI का वाइट PPT बनता है और यहां से I2 और I3- ही बोलते हैं। एक्चुअली I2 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, और यदि पोटेशियम आयोडाइड अगर हम थोड़ी लार्ज अमाउंट में ले लें तो I2 I- के साथ रिएक्शन करके I3- बना लेता है ट्राई आयोडाइड आयन। इसकी स्ट्रक्चर ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सभी बच्चे ध्यान रखें। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, and this particular iodine, central iodine, is sp3d2. Chemical bonding में this structure is an important, so it is a linear anion, triiodide ion है, linear structure है, ये है linear structure triiodide ion। ऐसी Br2- आयन होता है, उसकी भी स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप की होती है। तो इस तरीके से एक वाइट PPT बनता है CuI का,
और आयोडीन का एस्टिमेशन हमेशा हाइपो से कराते हैं, Na2H2O3 स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। So standard hypo solution converts I2 into what? Na2S4O6 sodium tetathionate plus NaI. The estimation of iodine is always done. Quantitative estimation of the iodine is always done with the standard hypo solution. पढ़ चुके हैं हम जब थायोसल्फेट पढ़ रहे थे in the dilute H2SO4 group। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कॉपर 2+ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, जैसे सिल्वर आयन, कॉपर 2+, गोल्ड 3+, ये मेटल आयंस अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करो ना, तो हैलाइड आयंस में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ये भी एक नोट हो गया कि I- इज a much better oxidizing agent than bromide, chloride, fluoride। फ्लोराइड और क्लोराइड में तो कोई एज सच कोई रिड्यूसिंग नेचर नेग्लिजिबल है, सो दिस इज द डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग नेचर। इन फैक्ट वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि इनके जो न्यूट्रल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हेलोजन्स जिसे बोलते हैं, I2Cl Br2 Cl2 F2, and this is the order of increasing oxidizing power। ये है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इन फैक्ट आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यू विल स्टडी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का भाई है, थोड़ा बड़ा भाई मान लो, थोड़ा टफ है टू डील विद शुरू में, बाकी तो फिर आसानी होता है, हम पढ़ाएंगे तो आसानी होगा। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। दिस इज कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये भी दो टाइप के टाइट्रेशन होते हैं, आयोडीमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक। जब आएगा तब पढ़ेंगे। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है जब टाइट्रेशन परफॉर्म कराते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टाइट्रेशन कराना हो विद द हेल्प ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक्सेस ऑफ Ki हम यूज करते हैं, COI का वाइट पीपीडी बनता है और I2 और I3- बनता है। हालांकि पूरा कलर सॉल्यूशन का जो है वो वाइट नहीं दिखता, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I3- डिसॉल्व हो जाने की वजह से। अच्छा, I3 इज द सोर्स ऑफ I2। I3 और I2 का एक ही मतलब होता है, कोई अंतर नहीं है। I2 एक्चुअली पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, Ki थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा उसको, तो वो Ki3 बना लेगा या I3- बना लेगा। तो एक तरीके से पानी में अगर I2 की कंसेंट्रेशन बढ़ानी है तो यू हैव टू डिसॉल्व इन पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन सो दैट इट फॉर्म्स Ki3, so that you can have the desired level of the concentration of I3- in aqueous solution for further testing। तो इस तरीके से वाइट पीपीडी बनता है, मगर ये ओवरऑल वाइट दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस ब्राउन कलर्ड, पूरा ये लाइट ब्राउन कलर का सॉल्यूशन दिखता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ I3-। हाँ, I2 को रिमूव कर दो आप हाइपो की मदद से या किसी और सोर्स से, अगर COI का सॉल्यूशन होगा तो इट विल अपीयर वाइट पीपीटी, कंप्लीटली वाइट पीपीटी विल बी अपीयरिंग। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि I- एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्रोमाइड आयन इज ऑल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट गुड मतलब मॉडरेट हो गया, बट क्लोराइड और फ्लोराइड में रिड्यूसिंग एबिलिटीज नहीं होती। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये नोट करें। Now, similarly we can do, since because of the reducing nature of I-, आप फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से भी रिएक्शन करा सकते हो। फेरिक आयन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो I- कहने का मतलब ये हुआ किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि खुद अपने आप में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नंबर में भूल जाता हूँ, 6 7 होगा, ठीक देख लेना। अब मान लो FeCl3 एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराओ, तो Fe3+ के साथ में I- के रिएक्शन कराओगे।
अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंदा ही नहीं रह सकते साथ में। जैसे कॉपर 2+ और I- जिंदा नहीं रह सकते, CuI2 नहीं बनता, CuI2 तो अनस्टेबल है। FeI3 भी एग्जिस्ट नहीं करता, इट कन्वर्ट्स इनटू Fe2+ प्लस I2 और I3-। सो लाइक दैट इट फॉर्म्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है, तो इसका मतलब CuI2 FeI3 एटसेट्रा डू नॉट, इवन याद रखो PbI4 भी बोला था, डू नॉट एग्जिस्ट, अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि I- जिंदा ही नहीं छोड़ता है इनको, कॉपर 2+ को, Fe3+ को, Pb4+ को, क्योंकि ये कैटायंस बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और I- ठहरा एक फेमस, प्रसिद्ध, बढ़िया, ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों की रिएक्शन होती है एंड इट फॉर्म्स और इट अंडरगोज द redox reactions. Of course this is a redox reaction, so you should remember like this. Guys, this is important. लेयर टेस्ट ये हम पहले कह ही चुके हैं, तरीका वही है लेयर टेस्ट में। ड्रॉप वाइज आप ऐड करो क्लोरीन वाटर इनटू द आयोडाइड सॉल्यूशन, तो एक ब्राउन कलर का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है I2 का, उसमें आप 2-3 ml क्लोरोफॉर्म या CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड मिला दो, तो दो अलग अलग लेयर बन जाती हैं। नीचे वॉयलेट कलर की लेयर बन जाती है जिसमें आयोडीन चला जाता है। आयोडीन इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। लॉजिक सिखा चुके हैं पहले लेयर टेस्ट में, और लेयर टेस्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट विथ क्लोरीन वाटर। तो क्या करते हैं, आयोडाइड के सॉल्यूशन में लॉजिक समझा चुके हैं, क्लोरीन वाटर इज एडेड ड्रॉप वाइज, क्लोरीन वाटर इज एडेड ड्रॉप वाइज। तो क्या होगा, यहां से इट विल फॉर्म I2 प्लस Cl-। अब इस I2 के पूरे सॉल्यूशन में ऐड 2-3 ml क्लोरोफॉर्म और CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड। तो बस वही तरीका है, इस ट्यूब के अंदर नीचे वाली जो लेयर है ऊपर एक्वस लेयर बन जाती है, और यहां जो नीचे है ये ऑर्गेनिक लेयर वॉयलेट, containing I2। ऊपर एक्वस लेयर है, क्लियर एक्वस लेयर, क्लियर एक्वस लेयर इज फॉर्म्ड, तो दिस इज कॉल्ड लेयर टेस्ट। ये हम बता चुके हैं, क्लोरीन वाटर मिलाते हैं। अच्छा वही ये कॉशन यहां भी रखना है, क्या, नेवर मिक्स एक्सेस ऑफ आयोडीन, क्योंकि क्लोरीन वाटर कभी एक्सेस में मत मिलाओ, क्यों, वो I2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू द कलरलेस आयोडिक एसिड। नेवर add excess of Cl2 water, otherwise colorless iodic acid will form। टेस्ट फेल हो जाएगा। अच्छा ये जो सॉल्यूशन मिला है क्या मिल गया, ब्राउन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ब्राउन कलर का दिखता है इनिशियली, ब्राउन वॉयलेट ब्राउन टाइप का, बट वॉयलेट कलर की ऑर्गेनिक लेयर बन जाती है जब उसमें 2-3 ml। कारण वही है, I2 इज सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लॉजिक सिखा चुके हैं जब हम बात कर रहे थे लेयर टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन। तो नेवर ऐड एक्सेस ऑफ द क्लोरीन वाटर, अदरवाइज द कलरलेस आयोडिक एसिड विल फॉर्म। सो व्हाट विल हैपन, आयोडीन कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय द क्लोरीन इन एक्सेस। H+ या H2O, तो यहां से HiO3 इज फॉर्म्ड, कलरलेस आयोडिक एसिड। तो कलरलेस आयोडिक एसिड विल फॉर्म। सो गाइज दिस इज द टेस्ट, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केस ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो ये थे रिएक्शंस ऑफ आयोडाइड आयन, नोट करें। देखो कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफर ग्रुप हम पढ़ रहे थे एनायंस में इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड नाउ मूविंग फर्दर वी शैल टॉक अबाउट नाइट्रेट आयन।
कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के दो एनायंस बचे हुए हैं, नाइट्रेट आयन एंड ऑक्सिलेट आयन। तो चलिए फोर्थ एनायन लेते हैं, नाइट्रेट आयन। तरीका वही है, रिएजेंट्स और जो रिएक्शंस यहाँ होंगी। अब मान लो फोर्थ है तो डी लिख दो, नाइट्रेट आयन। व्हाट इज अ ग्रुप रिएजेंट? नाइट्रेट आयन के लिए ग्रुप रिएजेंट है कंसंट्रेट H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ नाइट्रेट आयन का जो सॉल्यूशन है, इसको अगर वार्म करोगे, हीट करोगे, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग। तो हीट करने पर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। कैसे? ये नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। व्हेन यू ऐड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो फिर HNO3 की जो वेपर्स हैं हीट करने पर इवॉल्व होती हैं प्लस HSO4 माइनस। अच्छा, इस रिएक्शन का बेसिस क्या है कि HNO3 इज मोर वॉलेटाइल देन H2SO4। H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जब हीट करोगे तो H2SO4 नहीं होगा, एसिडिफाई होकर के नाइट्रेट आयन HNO3 की वेपर्स इवॉल्व करेगा, जो कि हीट करने पर डिकम्पोज हो जाती हैं। तो HNO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव NO2 प्लस O2 प्लस H2O, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स यहाँ इवॉल्व होती हैं। अच्छा, इन फ्यूम्स को टेस्ट करवा रहा हूँ। रेडिश ब्राउन तो Br2 की फ्यूम्स भी होती हैं। तो ये स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड का जो पेपर होता है, उसको वेरी क्विकली इट टर्न्स इनटू ब्लू और ब्लू ब्लैक। दीज वेपर्स टर्न स्टार्च KI सॉल्यूशन ब्लू और ब्लू ब्लैक। तो इट टर्न्स ब्लू और ब्लू ब्लैक। देख लो, कटा तो नहीं राइट साइड में, हालांकि ये कोई नया टेस्ट है, नहीं सही है। दिस इज ऑल राइट। अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट आता है कि और कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी के अलग से टेस्ट लेते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट तो यही है कि स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि I- की रिएक्शन NO2 से करवाओगे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कन्वर्ट्स इनटू I2 प्लस NO एंड दिस I2 गिव्स ब्लू कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर विद स्टार्च इंडिकेटर। अब ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, कितनी बार तो हम कह चुके हैं कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग गैस होगी, ऑक्सीडाइजिंग गैसेस के लिए पोटेशियम आयोडाइड से भीगा हुआ पेपर लेके आते हैं, स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड, एंड इट टर्न्स ब्लू बिकॉज ऑफ द I2 फॉर्मेशन। I2 फॉर्म्स ब्लू कलर विद स्टार्च इंडिकेटर। स्टार्च इज इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग आयोडीन। सेकेंड रिएक्शन, reaction with copper turning or copper chips and concentrate H2SO4। कॉपर टर्निंग्स की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सॉलिड व्हेन इट इज मेड टू रिएक्ट विद नाइट्रेट आयन इन एसिडिक मीडियम। और ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेट लोगे तो वो HNO3 की तरह बिहेव करेगा। और अभी कह के चुके हैं क्लोराइड आयन में भी और आयोडाइड आयन में भी दैट HNO3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस विल, और मेटल्स तो रिड्यूसिंग एजेंट होते ही हैं, so this converts to the copper 2 plus solution and NO vapors are evolved। इस तरीके से यहाँ ये NO vapors are evolved plus H2O and these NO vapors coming in contact with the O2 atmospheric air। हवा में आते ही, हवा में O2 तो है ही, O2 के साथ रिएक्शन करते हैं and NO2, तो intensity of fumes increases। intensity of fumes increase on adding copper turnings।
तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें नाइट्रेट है, कॉपर टर्निंग्स मिलाओ। कॉपर टर्निंग्स क्या होती हैं? कॉपर की कतरन। कॉपर की कतरन क्या होती हैं? जैसे कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े या बारीक उसके फ्लेक्स। फ्लेक्स कैसे बनते हैं? अगर किसी ने वो देखी हो ना, आपने पाइप होते हैं ना, सुनो अच्छा, एक पाइप है, उसको दूसरे पाइप से अगर जोड़ना हो तो सॉकेट यूज करते हैं, समझते हो ना सॉकेट? पाइप पर थ्रेड्स बनाई जाती हैं, हिंदी में बोलते हैं चूड़ी बनाना, चूड़ी जैसी दिखती है वो, हेलिकल ग्रूव्स बना दिए जाते हैं। तो पाइप के एक एंड पर, ओपन एंड पर हेलिकल ग्रूव्स बना दिए जाते हैं ताकि दो पाइप को कनेक्ट कर दिया जाए और उस पर एक सॉकेट लगा दिया जाता है। तो वो जब ग्रूव्स बनते हैं तो ग्रूव्स कैसे बनते हैं? लेथ मशीन होती है। लेथ मशीन बहुत कॉमनली पर्पसेस में काम आती है। मशीन शॉप्स में कई बार आपको दिखाई पड़ जाएगी, रोड साइड पे कुछ शॉप्स होती हैं, उनमें भी मालूम पड़ जाएगा, लोहे के पाइप्स में चूड़ियाँ बनाने के लिए, थ्रेड्स बनाने के लिए, हेलिकल ग्रूव्स बनाने के लिए। तो थ्रेडिंग मतलब हेलिकल ग्रूव्स। तो थ्रेडिंग जब की जाती है पाइप की, तो जैसे कॉपर का पाइप है और जब आप लेथ मशीन पर उसकी थ्रेडिंग करोगे तो चिप्स बनेंगे छोटे छोटे, या टर्निंग्स बनेंगी, कॉपर टर्निंग्स। उन कॉपर टर्निंग्स को आप नाइट्रेट के सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर मिलाओगे तो यू विल गेट copper 2+ and NO. NO coming in contact with the atmospheric oxygen or atmospheric air, it forms NO2. Reddish brown fumes are formed. That means intensity of the fumes increase on adding copper turnings. ये पूरा टेस्ट है and this is an important test. इसी में कई बार एक ऑल्टरनेट भी होता है, और आप मत मिलाओ कॉपर टर्निंग्स, आप पर पेपर पैलेट्स मिला लो। कैसे? मैं लिखता हूं, पहले जरा पूरी बात नोट करो, ऊपर के पॉइंट्स नोट इट डाउन। इसको यही ले चलते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ टेस्ट ये। और ऑन एडिंग पेपर पैलेट्स। पेपर पैलेट्स क्या होते हैं? पेपर पैलेट्स मतलब कागज के टुकड़े, पीसेस ऑफ पेपर। पीसेस ऑफ पेपर और कागज के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें बोलते हैं पेपर पैलेट्स। ऑन एडिंग पेपर पैलेट्स इन नाइट्रेट सॉल्यूशन, evolution of reddish brown fumes increase. तो नाइट्रेट पीसेस ऑफ पेपर मतलब कार्बन ही तो होता है ये। तो एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर ना लेकर के कार्बन ले रहे हैं, तो नाइट्रेट आयन और कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पेपर पैलेट्स हैं ये। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। H2SO4 की प्रेजेंस में what will happen? NO2 vapors will be evolved, carbon monoxide will be evolved. So these are reactions. H2SO4 लेंगे, इसको H2SO4 ही कर दो, NO2 प्लस H2CO3, H2CO3 बना सकते हैं, CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, प्लस सल्फेट आयन। तो गाइज ये NO2 रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इंक्रीज। तो जो काम यहां पर कॉपर कर रहा है वही काम कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है। पेपर पैलेट्स, कागज के टुकड़े। पेपर पैलेट्स मतलब कागज के टुकड़े, छोटे छोटे कागज के गत्ते के टुकड़े, वही तो कार्बन ही तो है उसमें, वुड से ऑब्टेन होता है पेपर। सो दिस इज द टेस्ट, एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। कॉपर टर्निंग्स और पेपर पैलेट्स कैन डू दिस टेस्ट, इंडिकेटिंग और एग्जिबिटिंग द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रेट आयन। तो याद रखें, नाइट्रेट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में नाइट्रेट है कौन? HNO3 तो है, और वो तो कब से कहते आ रहे हैं कि HNO3 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट करो पूरी बात, सम मोर रिएक्शंस वी शैल टेक।
Now third, diphenyl amine test. Actually ये diphenyl amine test, it is a test for any oxidizing agent, a test given by any good oxidizing agent. तो डाइफिनाइल अमीन टेस्ट, ए टेस्ट गिवन बाय एनी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे कौन? अब ये टेस्ट नाइट्राइड भी देगा, नाइट्रेट भी देगा, क्लोरेट भी देगा, ब्रोमेट भी देगा, आयोडेट भी देगा, मैंगनेट भी देगा, Cr2O7 2- भी देगा, एक्सेट्रा. एनी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गिव दिस टेस्ट. तो डाइफिनाइल अमीन क्या है? कुछ इस तरीके का. इसे ब्लू रिंग टेस्ट भी बोलते हैं. हाँ, लेकिन ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है. डाइफिनाइल अमीन एक कंपाउंड है C6H5NH6H5. जब ये रिएक्शन करता है नाइट्रेट के साथ, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजेस दिस टू C6H5 twice NN C6H5 twice. Blue solution is obtained. Carefully मिलाएंगे तो blue ring is obtained at the junction. Otherwise the whole solution becomes blue. So this is the blue ring test or diphenylamine test. So diphenylamine is a good reducing agent. तो ये अपने आप में एक reducing agent है. लिखते भी जाओ, याद करने में ये एडवांस्ड के लिए है चैप्टर. जेई मेन के लिए तो कई बार आप बस प्रैक्टिकल मैनुअल पढ़ लो, सफिशिएंट है. वट एवर वी आर स्टडी, जैसे ये टेस्ट है, यू विल नॉट फाइंड इन द प्रैक्टिकल मैनुअल. सो मेनी टेस्ट वट एवर आई हैव टोल्ड यू हियर ऑन द बोर्ड अबाउट द वेरियस एनहांस वी स्टडीड येट, नो दे आर नॉट मेंशन्ड इन द प्रैक्टिकल मैनुअल्स. और प्रैक्टिकल मैनुअल्स जेई मेन की रिक्वायरमेंट सफाइस करेगा, एडवांस्ड की पूरी तरीके से नहीं कर सकता. तो फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर जेई एडवांस्ड. सो दिस इज द वन, ब्लू सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. तो गाइज ये टेस्ट था, यू शुड रिमेंबर. ब्राउन रिंग टेस्ट, पहले पूरी बात नोट कर लो, यहाँ जगह नहीं बची. ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ चुके हैं हम. नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ही देते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट. फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब मिलाते हैं तो यू गेट ब्राउन रिंग टेस्ट. नोट करो पूरा. फोर्थ, ब्राउन रिंग टेस्ट. तो ब्राउन रिंग टेस्ट में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं. रिएक्शन विद FeSO4 प्लस H2SO4. तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट में. तो व्हाट विल हैपन, पढ़ चुके हैं पहले. नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों ही ये टेस्ट देते हैं, Fe2 प्लस और H2SO4. तो यहां से Fe3 प्लस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO इज फॉर्म्ड. सो दिस इज द रिएक्शन. Fe2 प्लस NO के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है FeNOSO4. और कई बार सही फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं FeH2O5. अब तक तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला आपको. और NO किस फॉर्म में है? NO प्लस SO4 and iron is present in the +1. This is brown ring complex. So this is brown ring complex. In nitroso complex है ये, and iron is present in the plus. आज ये brown ring complex के लिए important points क्या हैं? Important info of brown ring complex: paramagnetic है. sp3d2 hybridization because of most of the ligands are weak field ligands. Con H2O. So paramagnetic sp3d2 and color is due to charge transfer spectra. Charge transfer spectra from ligand to metal.
L2M। अब ये L2M कोई नई बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हो। लिगेंड टू मेटल, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लिगेंड। लिगेंड कौन सा? NO। NO अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है आयरन को, NO बन जाता है NO प्लस और Fe2 बन जाता है Fe+1। तो गाइस कई इंपॉर्टेंट बातें हैं, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स है ये। ऑब्वियसली कलर मत पूछना क्या है, ब्राउन कलर है इसका। एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पैरामैग्नेटिक है, sp3d2 है, एंड कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये कई बार एसोसिएटेड चीजें हैं विच यू शुड रिमेंबर। भले ही क्वालिटेटिव पढ़ रहे हो बट क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम द 2 or 3 चैप्टर्स मिक्स्ड। मान लो यही कह दें वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पूछें और कह दें कि वन ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड विच इज ब्राउन कलर्ड एट द जंक्शन ऑफ द 2 सॉल्यूशंस व्हेन मिक्स्ड, देन विच इज करेक्ट अबाउट दैट सब्सटेंस फॉर्म्ड। सब्सटेंस का नाम नहीं लिया उन्होंने, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, बस वो प्रॉपर्टीज पूछ ली। इट इज पैरामैग्नेटिक, it is tetrahedral or octahedral complex, the hybridization is this, the color is due to the charge transfer spectra or DD transition। याद रखना है, color is due to the charge transfer spectra। important टेस्ट, अब important कितनी बार कहें, ये पढ़ चुके हैं ये वाला टेस्ट, नोट इट डाउन। अच्छा एक बात थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल होता है, तो Fe H2O5 NO प्लस SO4 एक्वस अनस्टेबल है ये कॉम्प्लेक्स। इसको अगर ऑन स्टैंडिंग और वार्मिंग, थोड़ा सा स्टैंडिंग कर दो या वार्म कर दो, गर्म कर दो, टूट जाएगा और बना लेगा Fe2SO4 थ्राइस प्लस NO वेपर्स आर इवॉल्व्ड। So this is the reaction that occurs, you should remember। तो गाइस ध्यान रखें, थोड़ा अनस्टेबल होता है, उसको रखे छोड़ दें या वार्म कर दें तो ये हीट करने पर Fe2SO4 थ्राइस का एक्वस सॉल्यूशन एंड NO गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। सो दिस इज द टेस्ट एंड देन कम्स। अच्छा अब और डिटेल्स जो हैं वो हम नाइट्राइट आयन में पढ़ चुके हैं कि नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों हों तो नाइट्राइट का सेलेक्टिव डिकम्पोजिशन किस किस से करवाते थे? सल्फेमिक एसिड, सोडियम अजाइड या फिर यूरिया। They are said to be the killer of nitrite ion। याद आया ये शब्द, killer of nitrite ion। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट के साथ साथ वो नाइट्राइट भी देता है और भी कई रिएजेंट देते हैं। ये सब जनरल बातें सीख रहे हो आप, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। नाउ विच नंबर? एक पेपर पैलेट्स वाला 2, उसके बाद डाइफिनाइल 3 4 5वां नंबर। रिएक्शन विद जिंक एल्यूमिनियम प्लस NaOH KOH एक्वस और रिएक्शन विद डेवाडाज अलॉय। Reaction with basic solution of zinc and aluminum और reaction with Devada's alloy। Devada's alloy is 50%, ये क्या alloy है? कॉपर है। 45% it contains aluminium plus 5% जिंक। ये एक Devada's alloy है। तो क्या होता है जरा देखें, नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो, एनीवन, इनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप जिंक या एल्यूमिनियम पाउडर लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NaOH, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होनी है, देन अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड आउट। अमोनिया इज इवॉल्व्ड आउट एंड Zn2 प्लस या ऐसे बन जाएगा Na2ZnO2 एक्वस और NaAlO2 इज ऑब्टेन्ड। डेवाडाज अलॉय भी यही काम करेगा, ये रिएक्शन होगी। कॉपर भले रिएक्शन ना करे बट एल्यूमिनियम जिंक तो वहां भी प्रेजेंट है एंड द सेम रिएक्शन विल प्रोसीड। अमोनिया गैस इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड व्हिच कैन बी इजीली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिटमस टेस्ट। इट टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड लिटमस ब्लू।
तो अमोनिया गैस इज लिबरेटेड। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अच्छा, बेसिक मीडियम क्यों? एक बात याद रखनी है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल्स। जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं ये, और एम्फोटेरिक मेटल्स हैं एंड लिबरेट H2 गैस विद एसिड्स एंड बेसिस बोथ। जैसे ये एल्यूमिनियम जिंक है, आप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाओ तो AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन और ZnCl2 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। और हाइड्रोजन अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यही रिएक्शन आप अगर NaOH एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर डिसॉल्व करोगे तो यहां भी रिएक्शन करेगा और NaAlO2 और Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, दीज एक्वस सॉल्यूशन, और गैस कौन सी? H2, और H2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। Ra मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो अमोनिया, ये नाइट्राइट या नाइट्रेट को इट विल रिड्यूस इनटू अमोनिया डायरेक्टली। अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड आउट। अच्छा, बेसिक मीडियम क्यों प्रेफर किया? तो सर एसिडिक मीडियम कर लेते हैं, वहां भी तो हाइड्रोजन आ रही है। अरे एसिडिक मीडियम में अमोनिया बनती तो सही, बट एसिडिक मीडियम में अमोनिया H+ से रिएक्शन करके क्या बना लेती है? अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन का फिर फर्दर टेस्ट कैसे करते हैं? वी वांटेड दिस टू लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो गैस को लिबरेट कराना है तो अमोनिया बेसिक मीडियम में लिबरेट हो पाएगी, एसिडिक मीडियम में तो अमोनिया खुद रिएक्शन कर जाएगी, इट इज अ लुईस बेस। तो इसका मतलब कभी भी अगर हमें अमोनिया गैस लिबरेट करानी हो बाय द रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइट और नाइट्रेट और एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिड रेडिकल, we should use basic medium, we should use basic medium। मैंने समझा दी बात। अच्छा, यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आएगा एज ए नोट। अमोनिया गैस लिबरेट्स when any nitrogen containing एसिड रेडिकल, एसिड से आने वाला, तो अमोनिया लिबरेट्स व्हेन एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिड रेडिकल, ऑक्सी एसिड रेडिकल is reacted with zinc aluminium plus NaOH। ये भी सब वही टेस्ट देंगे। कौन? जैसे साइनाइड आयन, जैसे कौन? साइनाइड आयन ना भी लो, मान लो SCN माइनस, जैसे OCN माइनस, जैसे FeCN6 2 माइनस एटसेट्रा। तो ये भी टेस्ट देंगे। तो ध्यान दें, नाइट्राइट हुआ, नाइट्रेट हुए, साइनाइड भी दे देगा ये। तो एसिड रेडिकल्स ही लेंगे, ऑक्सी एसिड की जरूरत नहीं है, एसिड रेडिकल। साइनाइड आयन आल्सो विल गिव। ये एक अलग पॉइंट था, ये एक अलग बात थी, मैं सेपरेट आउट कर दूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अमोनिया गैस लिबरेट्स व्हेन एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिड रेडिकल, इसकी भी जरूरत नहीं है। एसिड रेडिकल इज रिएक्टेड विद द जिंक एल्यूमिनियम एंड NaOH। कहीं भी नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर एसिड रेडिकल है, इफ इट इज रिएक्टेड विद जिंक एल्यूमिनियम विच इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बोले मेटल्स तो बढ़िया फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पढ़ लिया आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं ये सब आप, और ये वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट यू आर सपोज टू रिमेंबर। नोट करो, ये थे रिएक्शंस ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट हो गया, यहीं पे थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट पड़ेंगे अब ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड अदर थिंग्स। नोट इट डाउन।
अब हमने देखो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप के एनायंस पढ़ लिए, कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप के भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट पढ़ लिए। ऑक्सिलेट बचा है, लेंगे अभी रुको, बट यहीं पे थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस हीटिंग इफेक्ट पे भी पूछे जाते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट्स। हीट करने पर क्या होता है, जैसे कार्बोनेट्स में अगर मान लो M2CO3S लिथियम कार्बोनेट M2CO3 है, M अगर मान लो कुछ आपने सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लिया है, आप हीट करो इन कार्बोनेट्स को, सॉलिड को, नो डिकम्पोजिशन, नई CO2 गैस नहीं मिलती, बट Li2CO3 का सॉलिड डिकम्पोजिशन करोगे तो यू विल गेट Li2O सॉलिड प्लस CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, क्योंकि लिथियम बिहेव्स लाइक मैग्नीशियम ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज करके CO2 गैस देता है, बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट हीट करने पर कोई गैस लिबरेट नहीं करते इन लार्ज अमाउंट। ऐसे ही अब मान लो कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है MCO3, ये सभी हीट करते हैं तो MO सॉलिड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट, जहां पर M कौन, M जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे एग्जांपल, अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO2। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट्स। सिमिलरली कुछ सॉलिड कार्बोनेट होते हैं, उनको हीट करो बाइकार्बोनेट्स को, तो जैसे 2NaHCO3 सॉलिड को अगर हीट करोगे तो यू विल गेट Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 वेपर्स प्लस H2O की भी वेपर्स, बिकॉज टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है, तो ये रिएक्शन हो जाती है। नहीं ये लिखो मत, कभी ऐसा लगेगा 101 डिग्री सेल्सियस पर ये डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन तो आई थिंक इट हैपन्स समवेयर अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस। So this temperature is obviously more than 100 degree Celsius. So H2O is liberated in the form of vapors if solid bicarbonate is heated. But alkaline earth metal के bicarbonates heat करने पर solution phase में वो exist करते हैं। ये बात हम बता चुके हैं आपको solubility में। Bicarbonates में alkaline earth metal के bicarbonates solution phase में ही exist करते हैं। तो जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सॉलिड में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉल्यूशन फेज में ही करता है, और जब इसे हीट करोगे तो यू विल गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। सो गाइस ये कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस हैं, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। ऐसे नाइट्रेट भी अभी पढ़े हैं हमने, तो नाइट्रेट पे भी हीटिंग इफेक्ट वी कैन चेक। जैसे हीटिंग इफेक्ट में MnO3 ट्वाइस, इसको हीट करो, जहां पर M कौन, मे बी बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेड, कॉपर एटसेट्रा, ये सब हो गए, इतने सारे हो गए, कितने सारी रिएक्शन एक साथ पढ़ लिया आपने। कॉपर नाइट्रेट हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया, आप थर्मली हीट करो, डिकम्पोजिशन कराओ तो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, NO2 गैस मिल जाएगी, साथ में O2 भी लिबरेट करेंगी, दो गैसेस लिबरेट होंगी, दिस सॉलिड विल बी ऑब्टेन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं सॉलिड को, तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। कट तो नहीं गया ये O2, जरा चेक करो, नहीं बच गया, ठीक है, आइडिया लग गया मेरे को। तो इस तरीके से, बट ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट जैसे सिल्वर नाइट्रेट, ये खास बात है, इसको अगर सॉलिड को हीट करते हैं सिल्वर ही मिल जाती है मेटल एज ए रेजिड्यू, एंड NO2 एंड O2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट, क्योंकि सिल्वर एंड मरकरी दो मेटल्स ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड से अनस्टेबल होते हैं और हीट करने के बाद वो मेटल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं एंड लिबरेट ऑक्सीजन गैस। HgNO3 ट्वाइस, इसको भी अगर हीट करो तो यू विल गेट Hg लिक्विड प्लस NO2 की वेपर्स और साथ में O2 इज लिबरेटेड आउट। सो इस तरीके से नाइट्रेट्स में जैसे लिथियम नाइट्रेट है
LiNO3 को हीट करो तो आसानी से ये लिथियम ऑक्साइड दे देता है सॉलिड प्लस NO2 प्लस O2। बट ये सोडियम नाइट्रेट का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, हालांकि ये रिएक्शन एस ब्लॉक में फिर आएगी। ये तो IIT ने पूछा हुआ भी है क्वेश्चन लॉन्ग बैक। अगर 500 डिग्री सेल्सियस है तो इट फॉर्म्स NaNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस। 800 और मोर है तो इट कन्वर्ट्स इनटू Na2O सॉलिड, N2 गैस प्लस O2 गैस विल बी लिबरेटेड आउट। गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बट और जो MnO3 है, MnO3 कौन, जिसमें अल्कली मेटल्स हो गई M, कौन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कितना ही हीट कर लो बस यहीं तक टूटेंगे। MnO2 सॉलिड प्लस O2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। बैलेंसिंग तो कर लोगे ना, हाफ O2 कर दो, हो गई बैलेंस। तो बैलेंसिंग आप स्वयं देख लेंगे, बैलेंसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो पूछते हैं क्वेश्चन में कि कौन कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाउ मेनी गैसेज आर इवॉल्व्ड, दैट यू हैव टू टेल। पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करोगे, ओनली वन गैस इज इवॉल्व्ड। लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो यू विल गेट 2 डिफरेंट गैसेज इवॉल्व्ड। इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। मान लो सिंगल डिजिट क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आते हैं, वो कह दें कि हाउ मेनी 9 कंपाउंड दे दें। सिंगल डिजिट में 9 ऑप्शंस जनरली दिए हुए होते हैं ताकि आंसर 0 से 9 हो सके। और यूं पूछ लें, करियो हीट, इनको गर्म करिए जरा, तो बताओ हाउ मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कैन गिव 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। ऐसे क्वेश्चंस आसान ना होते हैं, टफ होते हैं, टफ, क्योंकि इसमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो हर तरह का नाइट्रेट, कार्बोनेट और तरह तरह के सॉल्ट्स को वो लेकर के तब आपसे हीट करवा करके, दैट्स व्हाई आई सेड हीटिंग इफेक्ट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस जेईई एडवांस्ड में पूछे जाते हैं। गाइज ये नोट करो, मैंने सम ऑफ द हीटिंग इफेक्ट्स आई हैव टेकन अप हियर। अभी नाइट्रेट्स में और भी ले लेते हैं, नाइट्रेट्स में और भी लेंगे, नोट करो। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट्स भी तो होते हैं। तो जैसे NH4 NO3 को हीट करो तो देखो नाइट्रोजन यहाँ -3 में है और यहाँ +5 में है। अब जब हीट करते हैं तो अमोनियम भी एक वॉलेटाइल है और जो प्रोडक्ट मिलता है जनरली दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट। तो जैसे +5 और -3 तो +2 अपॉन 2 नाइट्रोजन है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का, जैसे कौन, N2O गैस विल बी लिबरेटेड +2H2O। ऐसे ही अमोनियम नाइट्राइट लो NO2, इसको हीट करो, ये -3 में और ये +3 में। तो व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द नाइट्रोजन्स हियर, 0। और 0 का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N2 विल बी लिबरेटेड +2H2O। और जैसे मान लो N2H5NO2 ले लिया, हाइड्रोजीनियम नाइट्राइट, हाइड्रोजीनियम जरा देखना, यहां -2 है और यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन विल बी व्हाट, +3 -2 अपॉन टोटल कितने हैं, 3 नाइट्रोजन हैं तो -1/3 का जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन है, HN3 प्लस H2O, हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट। हालांकि हाइड्रोजोइक एसिड को स्ट्रांगली हीट कर दो, हीटेड स्ट्रांगली, इसको हीट कर दोगे स्ट्रांगली तो इट कन्वर्ट्स टू H2 एंड N2 में डिकम्पोज हो जाता है फाइनली। तो ध्यान दो, ये हाइड्रोजोइक एसिड बनता है HN3 ऑन हीटिंग बेस्ड ऑन द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, -1/3। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। तो अमोनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट के,
उनको जब हीट करते हैं तो प्रोडक्ट इज हैविंग द ऑक्सीडेशन नंबर विच इज एवरेज ऑफ ऑल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नोट करो पूरी बात। तो ये थे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड ऑल दैट। कुछ हैलाइड्स के भी ले लो, क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी हमने पढ़े हुए हैं। तो एक्शन ऑफ हीट ऑन हैलाइड्स, एक्शन ऑफ हीट ऑन हैलाइड्स। तो जैसे FeCl3 है, इसको हीट करोगे तो यू विल गेट FeCl2 प्लस Cl2। जैसे मान लो MgCl2.2H2O है, ये 6H2O है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेटलर्जी में ये पॉइंट आ चुका है। इंटरनल हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो बन जाता है MgO प्लस HCl गैस प्लस H2O। दिस इज इंटरनल हाइड्रोलिसिस। अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यही हाइड्रोलाइज कर देता है मैग्नीशियम क्लोराइड को। और भी एग्जांपल जैसे Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड को हीट करो तो इट कन्वर्ट्स इट डिस्प्रोपोर्शनेट HgCl2 प्लस Hg। CuI2 तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, तो दीज आर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हैलाइड। इसको हीट करो तो अमोनिया प्लस HX लिबरेटेड। अब X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं। सो दीज आर सब सिंपल रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सम हैलाइड्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। जो भी हमने एसिड रेडिकल्स पढ़े हैं उनके हीटिंग इफेक्ट्स भी हमने देख लिए, ताकि उससे एसोसिएटेड चीज़ें पूछी जाएं, क्वेश्चन पूछे जाएं, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो गाइज ये था नाइट्रेट आयन, हो गया। अभी यही स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।